प्रीत हिंदी क्लासेस में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। 10वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी कोर्स बी को चुना है, तो आपको पता होगा कि हिंदी में आपको 2 किताबें पढ़नी हैं, एक स्पर्श और एक संचयन। स्पर्श में कहानी और कविताएं दोनों हैं, जबकि संचयन में आपको 3 कहानियाँ पढ़नी हैं। आज हम लोग स्पर्श से एक कहानी पढ़ेंगे। पहली कहानी जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। कहानी पढ़ने से पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं लेखक का। प्रेमचंद को हर कोई जानता है, जो भी हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले हैं उन्हें पता है कि इन्हें कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में हुआ था और आरंभ में जब इन्होंने लिखने की शुरुआत की थी उर्दू में, तब ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। और इनकी जो पहली कहानी संग्रह थी वो थी सोज़े वतन, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने इसे जब्त कर लिया था और उसके बाद इन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदलकर हिंदी में जब लिखना शुरू किया तो प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लेखन कार्य अपना आरंभ किया। कई पत्र पत्रिकाओं के लिए इन्होंने संपादन का भी कार्य किया है और अपनी आजीविका के लिए इन्होंने स्कूल में टीचर की नौकरी की। अपनी कहानी और उपन्यासों में इन्होंने आम आदमी के दुख दर्द को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है और अपने जो उन्होंने कहानियों में या उपन्यास में जिस चरित्र को उठाया है, जिस कैरेक्टर को उठाया है, उसके नाम भी बिल्कुल उसी के अनुरूप है। गांव में किस तरह के नाम रखे जाते हैं, जब इनकी आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सभी जो पढ़ रहे हैं पाठक हैं वो इनकी कहानी की कहीं ना कहीं लगता है कि हम पात्र बन गए हैं। इनकी कहानियों में आम आदमी का दुख दर्द संघर्ष सब कुछ देखने को मिलता है। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वह सब मानसरोवर शीर्षक के 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। इनकी कई ऐसी रचनाएं हैं जिस पर फिल्में भी बनी हैं और टीवी के धारावाहिक भी बने हैं। आपको भी याद होंगी कुछ इनकी, जो एक मुझे याद आ रही है अभी उपन्यास निर्मला है, उस पर एक टीवी सीरियल भी बना था। तो और फिर गोदान पर भी सीरियल बना हुआ है। तो मैंने लेखक के बारे में बहुत ही संक्षेप में परिचय दिया क्योंकि हमें आज कहानी पढ़नी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बड़े भाई साहब ये कहानी का नाम है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति समर्पित भाव से उसकी देख रेख करता है, उसकी भविष्य की वो चिंता करता है, अपनी इच्छाओं को दबाता है। वो आदर्श बनना चाहता है अपने भाई के लिए कि खुद वो कोई गलती ना करे कि बाद में वो भाई को समझा ना सके। चलिए हम लोग कहानी में प्रवेश करते हैं। लेखक बता रहे हैं कि भाई साहब उनसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, यानी कि 3 कक्षा उनसे आगे पढ़ते हैं। और दोनों भाई लगभग एक ही उम्र से पढ़ाई की शुरुआत किए थे, यानी कि छोटे भाई जिस 4-5 साल से स्कूल जाना शुरू किए, तो बड़े भाई भी जब उस उम्र के थे तभी से वो भी पढ़ना शुरू किए हैं। बड़े भाई की खास बात यह है कि वो तालीम जैसे महत्व के मामले में भी जल्दीबाजी से काम लेना ज़रूरी नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरह से हम मकान बनाते हैं तो उसकी जो बुनियाद होती है, नींव होती है, जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत बनेगा। ठीक उसी प्रकार से इनका मानना है कि बचपन में हम जितनी ज़्यादा शिक्षा लेंगे, जितना कुछ सीखेंगे, वो हमारे बड़े होने पर वही जो प्राथमिक शिक्षा है, जो आरंभ की शिक्षा है, वो काम आएगी। इसलिए ये मान चुके हैं, इनका ये मानना है कि अगले श्रेणी में चले जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है
बुद्धि का विकास। कह रहे हैं लेखक कि मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। लेकिन कह रहे हैं कि उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त था मेरे ऊपर निगरानी करने की, मेरी देखरेख करने की, मुझे डांटने की। और छोटा भाई होने के नाते और जो हमारे परिवार में इस तरह के सीख और संस्कार दिए जाते हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करना है, लेखक उसी तरह से अपने भाई का सम्मान करते थे, चाहे भाई साहब उनकी डांट फटकार ही क्यों न लगा दें। उन्हें पता था कि ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमसे बड़े हैं तो वो डांटने का अधिकार रखते हैं। लेखक ये भी बता रहे हैं अपने बड़े भाई के बारे में कि वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताब लेकर बैठे रहते थे। अन्य बच्चों की तरह वो खेलना कूदना पसंद नहीं करते थे। और जैसे होता है कि आप बच्चे या मैं ही अपने बारे में कहूँ, हम लोग जब किसी काम से थक जाते हैं या पढ़ाई करते थक गए तो सोचते हैं कि थोड़ा कुछ और काम कर लें जिसमें हमारा मन लग जाए, थोड़ा हमारा जो दिमाग है वो रिफ्रेश हो जाए। लेकिन बड़े भाई को किताब कॉपी में चिपके रहना ही पसंद था। वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी किताब के हाशिए पर, यानी कि आप जब किताब खोलते हैं, पाठ खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो देखते होंगे दाएं और बाएं खाली जगह छोड़ा रहता है, तो उस पर वो कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाया करते थे और ऐसे शब्द रचना करते थे जिसका अर्थ ही नहीं होता था, या कई बार तो एक ही वाक्य को कई बार लिख देते थे। छोटे भाई ने एक बार देखा कि कुछ लिखा हुआ है और उन्होंने पढ़ने की कोशिश की कि मैं उसे पढ़ लूँ, लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आया। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए थे। उन्होंने सोचा कि एक बार बड़े भाई से पूछ लूँ कि आपने क्या लिखा है जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप ही अर्थ बता दीजिए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, वो 9वीं जमात में है और मैं कहाँ 5वीं में, इस तरह से बातें करना छोटी मुँह बड़ी बात होगी। और ये सब सोचकर लेखक बड़े भाई से सवाल नहीं पूछते हैं, चुप रहना ही मुनासिब समझते हैं। लेखक स्वयं के बारे में बताते हैं कि उनका जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था और जैसे उन्हें मौका मिलता था हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते थे और लड़कों के साथ खेलने लगते थे। कई तरह के खेल जैसे कंकड़ियाँ उछालना, कागज़ की तितलियाँ उड़ाना, गेट पर चढ़कर इधर से उधर आगे पीछे होना, तो इस तरह से इन्हें अच्छा लगता था। और जैसे ही वो खेल कूद कर हॉस्टल में कमरे में आते थे, बड़े भाई हमेशा एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? लेखक उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाते थे और चुप रहकर वो अपना अपराध स्वीकार कर लेते थे। बड़े भाई बहुत फटकार लगाते हैं और कहते हैं, खासकर अंग्रेज़ी के बारे में, कि इस तरह से अगर तुम अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, तो तुम किस तरह से इसे पढ़ना और लिखना सीख सकते हो बिना इस पर ध्यान दिए हुए। बहुत वो डांटते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि तुमने मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखा, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, फिर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 वर्ष पढ़ा रहता हूँ, तो तुम कैसे आशा करते हो कि ऐसे खेल कूद कर वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। इतने सारे डांट फटकार लताड़ सुनकर लेखक आंसू बहाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि पढ़ने का काम उनसे नहीं हो सकता है, इतनी आँख फोड़ने वाली मेहनत वो नहीं कर सकते। और लगता है उन्हें कि मुझे गांव चले जाना चाहिए, कि बड़े भाई इतना डांट रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो गांव चले जाओ, दादा की गाढ़ी कमाई क्यों खर्च कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। लेखक मानते हैं कि मुझे मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन इतना मेहनत करना नहीं। फिर घंटे 2 घंटे बाद जब उनका मन शांत होता है तो सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा और एक योजना बनाकर तब मुझे डांट नहीं सुननी पड़ेगी। इस हिसाब से वो एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसके हिसाब से उस टाइम टेबल में कहीं भी खेलने का समय नहीं देते हैं। सुबह 6:30 बजे से रात के 10 बजे तक वो पढ़ने का ही सब समय लिखे रहते हैं। हर अलग अलग विषय को वो किस टाइम में पढ़ेंगे। बीच में मुश्किल से आधा घंटा या 15 मिनट वो आराम, खाना खाने या थोड़ा सा टहलने के लिए रखे थे।
इतना कठोर टाइम टेबल तो वो बना लिए, लेकिन उस पर अमल एक दिन भी नहीं कर पाए। जैसे ही उन्होंने देखा कि बाहर मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, वो टाइम टेबल की अवहेलना शुरू कर दिए और उस टाइम टेबल को भूल मैदान में चले गए फुटबॉल खेलने के लिए। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गए, उसमें भी प्रथम दर्जे में। लेखक के मन में ये भावना आ गई कि भाई के साथ अब मेरा बस 2 वर्ष का अंतर रह गया, यानी कि 2 दर्जे में अंतर है। और उसके बाद वो सोचे कि मैं भाई से पूछूं कि तुम्हारी तपस्या कहाँ गई, तो आपने तो इतनी पढ़ाई करी थी, फिर आप कैसे फेल हो गए। लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, ये सब पूछना सही नहीं है, फेल हुए हैं, दुखी हैं, तो उनसे लेखक की हमदर्दी भी हुई। लेकिन वो ये भी सोच लिए कि बड़े भाई फेल हुए हैं तो अब मुझ पर उनका रौब नहीं रहेगा। और ये सब सोचते हुए वो पूरे दिन गुल्ली डंडा खेलने में लगा देते थे। बड़े भाई भी इस चीज़ को भांप लिए थे कि लगता है कि इसे अब मेरा डर नहीं रहा कि मैं इसे डांट सकता हूँ। और एक दिन जब पूरे दिन वो गुल्ली डंडा खेल कर बिता कर आए भोजन के समय, तो बड़े भाई उन्हें बहुत डांट फटकार लगाए। रावण और शैतान का उदाहरण देते हुए उन्हें बहुत समझाया और कहा कि तुम घमंडी हो गए हो पास कर जाने की वजह से, तो रावण का भी घमंड नहीं रहा तो तुम क्या चीज़ हो। एक दिन तुम्हारा भी घमंड टूट जाएगा और तुम जो पास हुए हो वो अपनी मेहनत से नहीं बल्कि संजोगवश। कह रहे हैं कि एक बार बटेर हाथ में लग जाए तो कोई बहुत बड़ा शिकारी नहीं होता है, कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। जब मेरे दर्जे में आओगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएंगी, तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा। और इतिहास, गणित, इन सारे विषयों के बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से आँख फोड़ मेहनत करना पड़ता है, यानी कि रात दिन किताबें पढ़नी पड़ती है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो जो शिक्षक हैं या पर्यवेक्षक हैं वो हमारा नंबर भी कम कर देते हैं। उन्हें शिकायत है उस पूरी शिक्षा प्रणाली पर। इनका कहना है कि शिक्षक या पर्यवेक्षक केवल रटंत विद्या पर ध्यान देते हैं। जो बच्चे रट कर परीक्षा देते हैं, हूबहू वही किताबी भाषा लिखते हैं, उनको पास कर दिया जाता है। लेकिन जो बच्चा अपने स्वविवेक से समझ कर लिखता है उसे नंबर नहीं दिया जाता है। इनकी ये भी शिकायत है कि जिस विषय से हमारे जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है उसको क्यों पढ़ाया जाता है। इतने सारे उपदेश सुनने के बाद अब लेखक को ऐसा लग रहा था कि क्या करें। खाना भी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्कूल चले गए और दोबारा फिर सालाना इम्तहान हुआ, यानी वार्षिक परीक्षा फिर हुई अगले साल। और इस बार भी कुछ ऐसा संजोग हुआ कि बड़े भाई फिर से फेल हो गए और छोटे भाई अव्वल दर्जे में पास हुए। इन्हें खुद आश्चर्य हुआ कि इतना खेलते कूदते मैं कैसे अव्वल आ गया और भाई इतना मेहनत करने के बाद भी फेल हो गए। पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे की जो कांति थी, चमक थी, वो खत्म हो गई थी, फिर भी वो फेल हो गए। एक कुटिल भावना आती है लेखक के मन में कि अब भाई और उनके बीच में 1 दर्जे का अंतर रह गया है और अगर अगले बार भी भाई फेल हो जाएंगे तो दोनों बराबरी के दर्जे में आ जाएंगे। लेकिन तुरंत उन्हें लगा कि नहीं, ये ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। मैं पास अगर हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े भाई का ही सहयोग है कि उनके डांट डपट से मैं पढ़ने बैठता हूँ और पढ़ लेता हूँ और पास भी हो जाता हूँ। दूसरी बार उनके बड़े भाई का फेल होने और खुद को पर घमंड हुआ कि वो पास कर गए हैं और अब एक नया शौक जगा, उनकी स्वच्छंदता बढ़ गई पतंगबाजी का। पूरे दिन वो गुप्त रूप से पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करने लगे और दिन भर बाहर के लड़कों के साथ पतंग उड़ाया करते थे। बाज़ार में एक दिन अचानक बड़े भाई से उनकी मुलाकात हो गई, भिड़ंत मतलब अचानक से वो मिल गए और बड़े भाई ने उनका हाथ पकड़ लिया और बहुत ही फटकारते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम 8वीं कक्षा में चले गए हो और फिर भी इन बाजारी लड़कों के साथ 2 कौड़ी के पतंग उड़ाने के पीछे और पतंग लूटने के पीछे पीछे चल रहे हो। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि वो कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो केवल 8वीं पास हैं और अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं और तुम्हें अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं है, तुम पतंग उड़ाते चल रहे हो। अपने माँ और दादा का उदाहरण देते हुए भी वो कहते हैं
कि पढ़ लिख जाने से कुछ नहीं होता है। अम्मा और दादा तो पढ़े लिखे बहुत कम हैं, अम्मा तो पढ़ी हुई भी नहीं है, वो इतिहास नहीं जानती, वो ग्रह नक्षत्र के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की है, फिर भी इन सारी चीज़ों की वो से जानकारी है, दुनियादारी की समझ है कि घर कैसे चलाया जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हें किताबी ज्ञान हो गया है तो तुम बहुत बुद्धिमान हो गए हो। वो कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी सीखता है अपनी ज़िंदगी को जीकर अनुभव से सीखता है, और बार बार वो इसी विषय पर जोड़ देते थे कि अनुभव से सीखना ज़्यादा सही है। उनका मानना था कि हमारी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो व्यवहारिक शिक्षा है, ज्ञान है, वो जितना अच्छा होगा हम बेहतर इंसान बनेंगे। इसके पीछे एक और भी कारण था कि वो ये नहीं चाहते थे कि छोटा भाई ये ज़रा भी सोचे कि बड़ा भाई पढ़ने में अच्छा नहीं है इसलिए वो फेल हो जा रहा है। तो अपने को बड़े छोटे भाई की नज़र में आदर्श बनाने के लिए भी वो इस तरह की दलील देते थे। उन्होंने अपने एक जान पहचान के हेडमास्टर जी के बारे में भी कहा कि एमए है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, फिर भी घर का खर्च स्वयं नहीं चला पाते, उनको अपने घर का जो मैनेजमेंट है, कैसे घर चलाना चाहिए, वो नहीं आता है। और जब उनकी बूढ़ी माँ ने उस चीज़ को संभाल लिया तब उनका घर अच्छा से चलने लगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, मैं हूँ या घर के जो भी बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे। और ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और ये जो अंतर है वो कोई नहीं मिटा सकता, ना तुम ना खुदा। और बहुत फजीहत करते हैं। उद्देश्य यही था कि कहीं छोटा भाई गलत रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने छोटे भाई की। यही हॉस्टल में रहते थे, बड़े थे, और जो गांव में उनके दादा माता पिता रह रहे थे, इन्हीं के भरोसे लेखक को छोड़े थे कि इनकी देख रेख में ये अच्छा रहे, इसे पढ़ाई करेंगे और अच्छे रास्ते पे चलेंगे। बड़े भाई ने आखिर में यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम नहीं सुधरे और सही रास्ते पे नहीं चले तो मैं तुम पर अब थप्पड़ भी उठाऊंगा, मेरे रहते हुए तुम बेराह नहीं चल पाओगे। कहते हैं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होगी, अच्छी नहीं लग रही हो, मैं जानता हूँ। लेकिन छोटे भाई तुरंत कहते हैं कि सर झुकाते हुए कि नहीं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको ये अधिकार है। ये बात उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। बहुत ही भावुक हो गए छोटे भाई जो लेखक थे अपने बड़े भाई की इस युक्ति से कि किस तरह से ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, और मुझे संवारने के लिए, मेरी ज़िंदगी संवारने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। जब छोटे भाई से ये बात सुने कि नहीं आप सही फरमा रहे हैं, तो बड़े भाई ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें कनकौवे उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। बड़े भाई भी अपने छोटे भाई की भावनाओं को समझ रहे हैं कि उसे खेलना अच्छा लगता है तो मुझे कहाँ बुरा लगता है, लेकिन हर बार वो यही सोचते थे कि मैं खेलूँगा तो इसे खेलने से नहीं रोक पाऊँगा। दोनों भाई का प्रेम एक दूसरे के लिए उमड़ पड़ता है, और संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा आसमान से नीचे की ओर गिरता है और बड़े भाई उछलकर उसकी डोर पकड़ लेते हैं। लड़कों का जो एक गोल था, जो पीछे पीछे से टोली आ रही थी, वो भी पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन बड़े भाई लंबे थे इसलिए पतंग की डोर उनके हाथ में आई और वो बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे पीछे छोटा भाई भी दौड़ पड़ा और यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। इस पूरी कहानी में हम लोगों ने यही समझा और जाना कि बच्चों की जो कोमल भावनाएं हैं उसको समझना, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इन सब बातों पर घर वालों का या हमारा ध्यान नहीं जाता है। बच्चे दो तरह के होते हैं, एक थोड़ा सा भी पढ़ाई किए लेकिन मन लगाकर उस समय पढ़े, उनका ध्यान केवल उस समय पढ़ाई पर होता है तो वो जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे डर से पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो किताबों के साथ रहते हैं, आंखें गड़ाए रहते हैं, फिर भी उन्हें याद नहीं होता है। तो बड़े भाई भी थोड़ा इसी किस्म के थे,
वो थोड़े से उतने तेज बुद्धि के नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने आप को पढ़ाकू दिखा रहे थे ताकि छोटा भाई किताबों से दूर ना हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगा कि हाँ कहीं हमें फ़ायदा हुआ, आपके पाठ में कुछ पढ़ाने से सहयोग मिला, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप इसमें कुछ अपनी बातें प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं। फिर मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।